अगर आप ईसी के स्टूडेंट हो या आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, दोनों ही टाइप के स्टूडेंट के लिए कैपेसिटर या कैपेसिटेंस का इफेक्ट, इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं नेटवर्क की, मशीन की, पावर सिस्टम की, पावर इलेक्ट्रॉनिक की, कम्युनिकेशन की, एनालॉग की, तो इन सब्जेक्ट्स में आपको कैपेसिटर या कैपेसिटेंस का इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज होगी तो ये जब सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो आपको एक क्लियरिटी मिलती है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कैपेसिटर या कैपेसिटेंस के इफेक्ट को लेकर। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में, और साथ ही साथ कुछ ऐसी टर्म्स जिससे रिलेटेड स्टूडेंट्स को डाउट होते हैं, लाइक डायपोल्स क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं परमिटिविटी के बारे में और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बारे में। ये एक ऐसी टर्म्स होती हैं जिससे रिलेटेड स्टूडेंट को उतनी क्लैरिटी नहीं होती। तो इस वीडियो में आप बने रहना और हम इन सारी टर्म्स के बारे में एक सीक्वेंस से बात करने वाले हैं और काफी ज्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा जब आप इन सब चीजों के बारे में पढ़ोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या है कि कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है या एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के बाद ये उसको क्या करता है, स्टोर कर लेता है। ठीक है, किस फॉर्म में स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है। और जो इसकी ये एबिलिटी होती है स्टोर करने की, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या है? द एबिलिटी ड्यू टू विच इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज कैपेसिटेंस। यूनिट क्या होती है इसकी? फैराड होती है। अब हम देखेंगे कि ये ऐसा कैसे कर पाता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, और कैपेसिटेंस क्या होता है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स को हमें पैरेलल रखना है और उसको कनेक्ट करना है एक वोल्टेज सोर्स के साथ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स है, इसको हमने कनेक्ट किया है एक वोल्टेज सोर्स के साथ। ये यहाँ पर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होगा, यहाँ पर सोल्डरिंग हुई होगी। ठीक है, इस वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज आप V मान लो। तो वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करने के बाद जिस साइड का जो पॉजिटिव पोलैरिटी वाला टर्मिनल है उससे जो प्लेट कनेक्टेड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और जो नेगेटिव पोलैरिटी वाला टर्मिनल है उसके साथ जो कनेक्टेड प्लेट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इस तरीके से ये एक्यूमुलेट तब हो पाते हैं जब सामने दूसरी प्लेट हो। दैट मीन्स अगर ये प्लेट नहीं है, यहां पर अगर ये प्लेट नहीं होगी तो आप वोल्टेज दोगे तो यहां पर पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट नहीं होंगे। पॉजिटिव चार्जेस तभी एक्यूमुलेट हो पाएंगे जब इसके सामने एक सर्टेन डिस्टेंस पर नेगेटिवली चार्ज एक प्लेट रहेगी, तब एक्यूमुलेट हो पाएंगे, वरना एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो चार्ज है हम मान लेते हैं कि यहां पर प्लस Q चार्ज है और यहां पर माइनस Q चार्ज है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, यहां पर नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट हो गया। चार्ज जैसे यहां पर एक्यूमुलेट हो जाता है, इसके बीच में क्या बनता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इस तरीके से। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव चार्जेस बने रहते हैं इन दोनों प्लेट्स पर। ठीक है, अब यहां पर ये चार्जेस बनेंगे कितने? देखो, अगर आप जितनी वोल्टेज दोगे उतना ही इसके ऊपर चार्ज फॉर्म होगा। जैसे कि अगर आप जो यहां पर जितना भी चार्ज यहां पे फॉर्म हो रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो चार्जेस का एक्यूमुलेशन भी बढ़ता जाएगा दोनों प्लेट्स के ऊपर। ठीक है, इधर जितने चार्जेस हैं, इधर जितने चार्जेस हैं, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यही होगा। ठीक है, बट क्या ये कैपेसिटर है, क्या ये कैपेसिटेंस है? ये कैपेसिटेंस का इफेक्ट तो यहां पर आ गया कि यहां पर एक चार्जेस इस और इस प्लेट पर स्टोर हो गए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। कैपेसिटेंस का इफेक्ट तो आ चुका है, बट क्या इसको कैपेसिटर बोला जाएगा?
कैपेसिटर तो हम उसको बोलते हैं जिसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर ली और उसके बाद में आप अगर ये वोल्टेज सोर्स हटा भी दोगे तब भी ये उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को होल्ड करके रखेगा। बट अगर आप देखोगे कि अभी बीच में कुछ नहीं है, एयर है, अब अगर आप इस सोर्स को यहां से डिस्कनेक्ट करोगे तो ये चार्जेस बहुत ही जल्दी चले जाएंगे। ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है, कोई चार्ज इसके अंदर स्टोर नहीं रहेगा। लेकिन कैपेसिटर में तो होता नहीं है। कैपेसिटर को तो एक बार आपने चार्ज कर दिया तो उतना चार्ज होने के बाद वो उस पर्टिकुलर चार्ज को होल्ड करके रखता है। और ये हम देख भी सकते हैं, हम एक नॉर्मल सा कैपेसिटर जो हमारे घर में है उसको हम चार्ज करके अगर हम रखेंगे और बाद में उसको डिस्चार्ज करने के लिए अगर उसके दोनों टर्मिनल को टच करेंगे तो उसके अंदर चार्ज रिलीज हो जाता है और एक स्पार्क हमें देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा एक्सपेरिमेंट, तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। जैसे कि ये एक नॉर्मल सा कैपेसिटर है जो सीलिंग फैन में आपने जरूर देखा होगा। इस कैपेसिटर को मैं क्या करता हूं कि चार्ज करता हूं। इस कैपेसिटर को मैं चार्ज करता हूं। तो अब इस कैपेसिटर को मैंने क्या किया, जो हमारे घर में नॉर्मल जो सप्लाई आती है उसके साथ इसको मैंने कनेक्ट किया। इसके दोनों टर्मिनल को मैंने फेज और न्यूट्रल में इंसर्ट किया और फेज और न्यूट्रल में इंसर्ट करने के बाद मुझे क्या देखने को मिला कि ये पूरा कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब ये कैपेसिटर चार्ज हुआ है या नहीं हुआ मुझे कैसे पता लगेगा? मैं अगर इन दोनों टर्मिनल को टच करूंगा, अगर मैंने इन दोनों टर्मिनल को टच किया तो एक स्पार्क आएगा। अगर ये स्पार्क क्यों आएगा? क्योंकि इस कैपेसिटर के अंदर चार्जेस स्टोर हो चुके हैं, ठीक है ना, इसने इसको होल्ड करके रखा है। तो अब हम इनको टच करें, देखिए, तो देखा आपने कि इस कैपेसिटर को अगर आप सप्लाई के साथ कनेक्ट करोगे तो ये चार्ज को स्टोर कर लेता है और जैसे ही हमने इन दोनों टर्मिनल को आपस में टच करवाया तो वो चार्ज रिलीज हो गया। बट ऐसा नहीं है कि ये काफी टाइम तक या इनफाइनाइट टाइम तक इस चार्ज को होल्ड करके रख सकता है। इसकी भी एक लिमिट है, क्योंकि इसके अंदर भी डाइलेक्ट्रिक लॉस हमें देखने को मिलते हैं। वो डाइलेक्ट्रिक लॉस होने के कारण जो इसका चार्ज है वो अपने आप खत्म भी हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको हम सोर्स नहीं बोल सकते, ठीक है। तो अब ये ऐसा क्यों कर पाता है? जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अगर इसके अंदर खाली एयर है तो चार्जेस होल्ड नहीं रहेंगे। आप जैसे ही सप्लाई को डिस्कनेक्ट करोगे ये चार्जेस भी तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। बट अगर हमें एक कैपेसिटर बनाना है, हम ये चाहते हैं कि ये कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर करके रखे, इसके लिए हमें इन दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में क्या करना होगा? इन दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में एक मटेरियल फिल करना होगा। अब बताओ कैसा मटेरियल हम फिल करेंगे? अगर हम मटेरियल की बात करें तो वो जो मटेरियल फिल करेंगे, क्या वो मटेरियल इलेक्ट्रिकल या कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए? नहीं, कंडक्टिंग मटेरियल नहीं होना चाहिए। वो मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना हो। उस मटेरियल के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो फिर ये कैपेसिटर नहीं बन पाएगा। अब देखिए कैसे, यहां पर जो हम मटेरियल फिल करने वाले हैं वो मटेरियल कैसा मटेरियल होगा? वो एक ऐसा मटेरियल होगा, इस मटेरियल का नाम होगा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। इस मटेरियल का नाम होगा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो करंट का फ्लो अलाउ ना करे, which doesn't allow flow of current, जिसमें करंट फ्लो ना करे। तो इसका मतलब क्या सर, जिसमें करंट फ्लो ना करे, इसका मतलब क्या इंसुलेटर इसके बीच में फिल करेंगे? बिल्कुल, उसको बोलेंगे इंसुलेटर ही बोलेंगे। इसको इसके अंदर हम क्या, ये कि इंसुलेटर ही होगा जो करंट का फ्लो नहीं होने देगा। तो क्या सर इंसुलेटर का मतलब इसके अंदर वो पोर्सिलिन जो हम पावर सिस्टम में पढ़ते हैं, या ग्लास जो इंसुलेटर होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो आप देखते हो, क्या वैसा इंसुलेटर? नहीं, ये वैसा इंसुलेटर नहीं। ये कैसा इंसुलेटर होगा इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, बट ये होगा तो इंसुलेटर, ठीक है। इस इंसुलेटर को हम क्या करेंगे, इसके अंदर फिल करेंगे। यहां पे हमने इस इंसुलेटर को फिल कर दिया, ठीक है। अब इंसुलेटर को फिल करने के बाद में होगा क्या, देखिए, इंसुलेटर को फिल करने के बाद में होगा कि यहां पे हमने इंसुलेटर फिल कर दिया। देखो,
जब आपने इंसुलेटर फिल इसमें नहीं किया था और ये जो डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है ये बिल्कुल बाहर ही था, इसके दोनों तरफ कोई कंडक्टिंग प्लेट्स नहीं थी, कोई पोटेंशियल नहीं था, तब इसके अंदर जो एटम्स होंगे वो इस तरीके से होंगे, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, जितने भी एटम्स होंगे वो इस तरीके से होंगे, ठीक है। बट जब इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम फिल करेंगे कैपेसिटर के अंदर, तो इसके जो ये एटम्स हैं, इन एटम्स पर पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण इनके एटम्स का जो शेप है वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। उसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। मतलब अभी तो आपको ये राउंड शेप दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके का बनेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ और प्रोटॉन जो है, जो 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 पॉजिटिव चार्जेस है वो इधर इधर इस तरफ, इस तरीके से ऐसे हमें ये देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब अभी तो यहाँ पर जो एटम्स हमें दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें फर्क ये है कि यहाँ पर अब ये एक दो पोल बन चुके। यहाँ पे एक साइड क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे साइड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये डायपोल, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम डायपोल, दैट इज कॉल्ड डायपोल। इसको हम क्या बोलेंगे? डायपोल बोलेंगे, ठीक है। तो डायपोल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो ये डायपोल्स का फॉर्मेशन होगा। बहुत सारे डायपोल्स इसके अंदर बनेंगे, ठीक है। डायपोल के फॉर्मेशन के कारण अब इस डायपोल का एक साइड कैसा है, नेगेटिव, दूसरा साइड कैसा है, पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव साइड है वो इधर वालों को होल्ड करके रखेगा, और जो पॉजिटिव वाला साइड है वो इधर वाले जो ये नेगेटिव चार्जेस है इसको होल्ड करके रखेगा। तो अगर ये डायपोल्स बहुत सारे बन गए तो इधर वाले प्लेट्स के चार्जेस और इधर वाले प्लेट्स के चार्जेस क्या हो जाएंगे? होल्ड हो जाएंगे, चाहे फिर आपने सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी। तो हमने जो कैपेसिटर मेरे हाथ में था उसमें भी वैसा ही मटेरियल था। उसके अंदर एक ऐसा मटेरियल था जिसके अंदर जैसे ही मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तो उसके अंदर के जितने भी डायपोल्स थे, तो उसके अंदर के जितने भी उस मटेरियल के अंदर जितने भी एटम्स थे, वो एटम्स कैसे बन गए? डायपोल का फॉर्मेशन उसके अंदर हो गया। और ये डायपोल्स के फॉर्मेशन होने के कारण ये डायपोल इस वाली प्लेट पर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं और इस वाली प्लेट पर जो नेगेटिव चार्जेस हैं उसको होल्ड करके रखते हैं। और इसी के कारण ही सप्लाई से डिस्कनेक्ट होने के बाद भी इधर के चार्जेस और इधर इस वाली प्लेट पर जो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ था, इस वाली प्लेट पर जो नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ था, वो चार्जेस होल्ड होते हैं, वो तुरंत कोलैप्स नहीं हो जाते, वो बने रहते हैं इसके ऊपर। और फिर बाद में जैसे ही आप इस टर्मिनल को आपस में टच करोगे तो हमें एक स्पार्क देखने को मिलता है। तो कैपेसिटेंस कैसे क्रिएट हुआ या कैपेसिटर कैसे बना? कैपेसिटर के लिए दो पैरेलल प्लेट के बीच में जो मटेरियल होना चाहिए, वो मटेरियल कैसा होना चाहिए? वो मटेरियल ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसके अंदर डायपोल का फॉर्मेशन हो। अगर डायपोल का फॉर्मेशन होगा तब वहां पर आप सप्लाई से डिस्कनेक्ट भी कर दोगे तो भी फिर हमें क्या देखने को मिलेगा? उसके दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्जेस होल्ड रहेंगे। ये होता है कैपेसिटर। बट कैपेसिटेंस के लिए तो बस दो प्लेट्स के बीच में अगर चार्जेस इधर वाले पर पॉजिटिव और इधर वाले पे नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है उसी को ही हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मटेरियल उसके अंदर ऐसा होना चाहिए कि वो चार्जेस को होल्ड करके रखे। कैपेसिटेंस तो भाई दो पर्टिकुलर टर्मिनल्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो कैपेसिटेंस का इफेक्ट तो हमें वहीं पर भी देखने को मिलेगा। बट जो कैपेसिटर जो नॉर्मली हम यूज करते हैं उसके अंदर एक ऐसा मटेरियल होता है जो चार्जेस को क्या होल्ड करके रखता है। एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसके अंदर होता है। अब आप कहोगे कि सर फिर इसके अंदर अगर हम पोर्सिलिन डालें या ग्लास का मटेरियल डाल दें या एयर ही हो या अभी जो आपने फिल किया है, इसमें क्या डिफरेंस है? इसके अंदर जो भी डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको समझ में आएंगे परमिटिविटी के कॉन्सेप्ट से। हर एक जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है इसकी एक परमिटिविटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी होती है।
परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी होती है कि अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक लाइंस को अपने अंदर अलाउ करेगा, वो कितना अलाउ करता है, इसको उसकी परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी है कि जब इधर वाली प्लेट्स पर पॉजिटिव चार्ज, इधर वाली प्लेट्स पर नेगेटिव चार्जेस जब बने, तो उन चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस हमें देखने को मिलेंगी। तो अगर यह मटेरियल अपने अंदर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस को अलाउ करेगा, उसी को ही हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि इस मटेरियल की परमिटिविटी ज़्यादा है। अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस को अलाउ नहीं करेगा तो हम ये बोलेंगे कि इस मटेरियल की परमिटिविटी कम है। अगर इसके अंदर एयर है, अगर इसके अंदर पोर्सिलिन का कोई इंसुलेटर है, वो भी तो क्या है? डाइलेक्ट्रिक ही है। कहाँ एयर में करंट फ्लो करता है? एक सर्टेन लिमिट के बाद करता है। जो पोर्सिलिन का मटेरियल है उसका अगर हम देखें, वो भी क्या है? एक इंसुलेटर है। बट क्या उसकी परमिटिविटी अच्छी है? अगर उसकी परमिटिविटी अच्छी नहीं होगी तो वो इलेक्ट्रिक लाइंस को अलाउ नहीं करेगा। अगर वो इलेक्ट्रिक लाइंस को अलाउ नहीं करेगा तो इसके अंदर फिर डायपोल्स भी नहीं बनेंगे, और अगर उसके अंदर डायपोल्स नहीं बनेंगे तो कैपेसिटेंस का इफेक्ट तो जरूर हमें देखने को मिलेगा, बट ये जो वोल्टेज हटाने के बाद चार्जेस दोनों प्लेट्स पर होल्ड नहीं रहेंगे, थोड़ी देर के बाद में चले जाएंगे, बहुत ही कम टाइम में वो चार्जेस चले जाएंगे, होल्ड नहीं रहेंगे वो चार्जेस। तो जो नॉर्मली हमारे पास जो कैपेसिटर हम देखने को हमें मिलता है, उन कैपेसिटर के अंदर का जो मटेरियल होता है वो एक इंसुलेटर तो होता है, बट उस इंसुलेटर की परमिटिविटी काफी अच्छी होती है। परमिटिविटी अच्छी होने का मतलब वो इलेक्ट्रिक लाइंस को अलाउ करता है जब वो दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में होता है, ताकि उसमें डायपोल्स बने। अगर उसके अंदर डायपोल्स बनेंगे तब जाकर दोनों प्लेट्स के जो चार्जेस हैं वो होल्ड कर पाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मटेरियल है, इसका जो कैपेसिटेंस है, यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो Q इज इक्वल टू कितना आएगा? CV आएगा। और जो ये कैपेसिटेंस होता है, ये कैपेसिटेंस क्या होता है? दिस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाय D। मतलब हमारा जो कैपेसिटर है वो कितना चार्ज होल्ड करके रख सकता है, उसकी एबिलिटी कितनी है, ये पूरी तरीके से डिपेंड करती है कि यहां पर एक तो इस पैरेलल प्लेट का एरिया कितना बड़ा है, इन दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, और दूसरा इसके अंदर जो मटेरियल फिल हुआ है इसका परमिटिविटी कितना है, एप्सिलॉन कितना है। अगर परमिटिविटी अच्छी होगी तो कैपेसिटेंस भी बहुत अच्छा होगा। अगर इन पैरेलल प्लेट्स का एरिया ज्यादा होगा तो चार्जेस बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो सकते हैं। अगर चार्जेस एक्यूमुलेट ज्यादा होंगे तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। अगर इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी तो इलेक्ट्रिक लाइंस बहुत जल्दी डायपोल्स बना लेगी, बहुत जल्दी पास कर जाएगी। ठीक है, डायपोल्स बहुत जल्दी बना लेगी तो भी कैपेसिटेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो आपको पता लगा कैपेसिटेंस में एप्सिलॉन के बढ़ने से क्यों कैपेसिटेंस बढ़ता है, पैरेलल प्लेट्स के एरिया के बढ़ने से क्यों कैपेसिटेंस बढ़ता है, इसके बीच की डिस्टेंस कम होने से क्यों कैपेसिटेंस बढ़ता है। तो इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। और जो ये एप्सिलॉन होता है इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन क्या होता है? ये होता है एयर की परमिटिविटी। क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ एयर। अगर हम एयर की परमिटिविटी की बात करें, तो कितना होगा? दैट इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फरेड पर मीटर। ये होगी एयर की परमिटिविटी। बात समझ में आई? अब अगर हम बात करें कि एयर की परमिटिविटी जो भी है, एयर की परमिटिविटी जो भी है, हम बात करते हैं हमेशा कोई भी मटेरियल है उसकी परमिटिविटी हम निकालते हैं कैसे? कि एयर का कितना टाइम से। जैसे कि अगर हम जो ये एप्सिलॉन आर है, ये एप्सिलॉन आर क्या है? दिस एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है रिलेटिव?
क्या है रिलेटिव परमिटिविटी? हम रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब यह है कि हम जो भी परमिटिविटी होती है उसको हम देखते हैं कि वो एयर के रिस्पेक्ट में कितनी है, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, एयर के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो अब देखो कि एयर की परमिटिविटी को आप कुछ भी, जैसे कि अगर हम एयर की परमिटिव या रिलेटिव परमिटिविटी अगर हम एयर की देखें तो बताओ एयर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होगी? एयर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होगी? एयर का कितना होगा भाई? एयर का कितना परमिटिविटी है किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा? 1। ये एयर का होगा, ये एयर का होगा। बट अगर मैं बात करूं बेरियम टाइटेनेट, बेरियम टाइटेनेट एक ऐसा मटेरियल है जिसकी परमिटिविटी काफी अच्छी होती है। कितनी होती है? दैट इज इसकी रिलेटिव परमिटिविटी 1200 होती है, मतलब एयर से 1200 टाइम्स ज्यादा। इसीलिए इस बेरियम टाइटेनेट को हम यूज करते हैं टू, it is used as, it is used as a dielectric। तो बेरियम टाइटेनेट को हम यूज करते हैं एज ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर को डिजाइन करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक इंसुलेटर है बट ये इलेक्ट्रिक लाइंस को अलाउ ज्यादा करता है, जिसके कारण डाइपोल्स बहुत ज्यादा बनते हैं और कैपेसिटेंस बढ़ता है, चार्जेस होल्ड रह पाते हैं। बात समझ में आई आपको? तो परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी, दैट परमिटिविटी का मतलब क्या है? परमिटिविटी का मतलब परमिट द एबिलिटी टू अलाउ इलेक्ट्रिक लाइंस थ्रू अ मटेरियल। परमिटिविटी क्या है? परमिट द एबिलिटी टू अलाउ इलेक्ट्रिक लाइंस थ्रू अ मटेरियल। ठीक है। डायपोल्स क्या है मैंने आपको बता दिया। डाइलेक्ट्रिक क्या है? जिसके अंदर करंट फ्लो ना करे। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? उतना वोल्टेज कि जितना वोल्टेज देने के बाद में वो मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे। ऐसे तो एयर के अंदर भी आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ तो वो भी तो एक सर्टेन लिमिट के बाद में उसके अंदर स्पार्क में देखने को मिलता है ना, जो कोरोना आप पढ़ते हो। तो उसमें क्या होता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ वोल्टेज पर हमें आयोनाइजेशन देखने को मिलता है कि एयर के मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, उनका ब्रेकडाउन हो जाता है और हमें एक वायलेट कलर का लाइट है वो हमें देखने को मिलता है। तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी एक डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जरूर होगा। वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है कि भाई इतना वोल्टेज दोगे, इतने इतने पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर अगर आप इतना वोल्टेज दोगे तो फिर क्या होगा? वो मटेरियल उतने वोल्टेज पर भी उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। बट आप अगर उससे ऊपर गए तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। मतलब उस मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो करंट्स को अलाउ नहीं कर रहा है बट फिर भी वो अलाउ करने लग जाता है, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, परमिटिविटी क्या है, डाइपोल क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, आई थिंक आपको इसके बारे में आइडिया मिला होगा। और मैंने जो यहाँ पर कैपेसिटर लिया, उस कैपेसिटर वो एक प्रैक्टिकल कैपेसिटर था और एक प्रैक्टिकल कैपेसिटर के अंदर जो मटेरियल उसके अंदर भरा हुआ था वो एक ऐसा मटेरियल था जिसकी परमिटिविटी अच्छी थी। इसीलिए जब मैं उसको चार्ज करके लेकर आया तो चार्ज करके लेके आने के बाद भी कुछ टाइम तक उसके अंदर चार्जेस स्टोर थे और जैसे ही मैंने दोनों टर्मिनल को टच किया तो आपको एक स्पार्क देखने को मिला। बात समझ में आई? और अगर मैं उसको काफी टाइम तक होल्ड कर देता तो क्या होता? धीरे धीरे उस मटेरियल के जो डाइपोल्स हैं वो खत्म हो जाते और दोनों प्लेट का जो चार्जेस है वो क्या हो जाता? फिर से जीरो हो जाता। ठीक है। तो जो कैपेसिटर होता है उसका प्रैक्टिकल मॉडल अगर हम देखें तो वो प्रैक्टिकल मॉडल कैसे बनता है कैपेसिटर का?
उसके प्रैक्टिकल मॉडल के लिए उसके डाइलेक्ट्रिक लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं हम रेसिस्टेंस को पैरेलल में लगाकर। मतलब आपने चाहे इसको 5 वोल्ट देकर इसको 5 वोल्ट से इसको चार्ज कर दिया, बट आफ्टर ए सर्टेन टाइम ये क्या होगा, इसका डाइलेक्ट्रिक लॉस हो जाएगा और धीरे धीरे लॉस होने से ये अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि इन दोनों टर्मिनल को टच करूं, बिना टच किए भी एक प्रैक्टिकल कैपेसिटर का जो चार्ज है आफ्टर ए सर्टेन टाइम उसका चार्ज धीरे धीरे जीरो हो जाता है। अगर चार्ज जीरो हो रहा है तो दैट मीन्स करंट फ्लो हो रहा है। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो आपको पाथ तो दिखाना पड़ेगा ना, क्लोज पाथ तो दिखाना पड़ेगा। तो आप कैसे दिखाओगे क्लोज पाथ? रेसिस्टेंस को सीरीज में लगाकर दिखाओगे? नहीं, पैरेलल में लगाओगे तब क्लोज्ड पाथ आप दिखा पाओगे। ठीक है, आई थिंक आपको कैपेसिटर के बारे में, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है और जो भी टर्म्स मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो किस तरीके से डाइपोल का फॉर्मेशन हुआ, कैपेसिटर ने चार्जेस को कैसे होल्ड रखा, आई थिंक ये सारी चीज़ों के बारे में आपको एक क्लियरिटी मिल गई है। तो अगर आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिली हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और फिर मैं ऐसा करता हूं कि अकॉर्डिंग टू इसके ऊपर जैसे भी कमेंट्स आते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है। थैंक यू।